हेलो एवरीवन, शिक्षा सप्तक में आपका स्वागत है। केमिस्ट्री की क्लास में आज हम लोग मेटल एंड नॉन मेटल के चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। धातु और अधातु के चैप्टर को शुरू करने वाले हैं। कक्षा 10 का तीसरा चैप्टर है केमिस्ट्री में ये। आज हम लोग पढ़ेंगे कि मेटल क्या होते हैं, नॉन मेटल क्या होते हैं। हम मेटल और नॉन मेटल की जनरल फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में जानने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग मेटल एंड नॉन मेटल पढ़ने से पहले ये देखते हैं कि प्रकृति में जो एलिमेंट होते हैं, तत्व जो होते हैं, प्रकृति में जितने भी तत्व पाए जाते हैं, इन तत्वों का हम दो तरह से क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। दो भागों में इन तत्वों को बांट सकते हैं। एक प्रकार के जो तत्व होते हैं इन्हें आप कहते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स कहते हैं इनको। इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स विद्युत धनात्मक तत्व, विद्युत धनात्मक तत्व इनको आप बोलते हो। अब इनके एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, जैसे आपका सोना है आरम, चांदी है अर्जेंटम, कापर है आपका सीयू, पारा है एचजी और आप प्लेटिनम ले सकते हैं। तो ये जितने भी तत्व होते हैं ये विद्युत धनात्मक तत्व होते हैं। और दूसरे तरह के जो एलिमेंट होते हैं, इन एलिमेंट्स को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स है इन्हें हम लोग कहते हैं विद्युत ऋणात्मक तत्व। विद्युत ऋणात्मक तत्व, विद्युत ऋणात्मक तत्व। इनके एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, जैसे आपका हाइड्रोजन है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, सल्फर है, क्लोरीन है। ये जो तत्व होते हैं इन्हें कहते हैं विद्युत ऋणात्मक तत्व। ठीक है। अब विद्युत ऋणात्मक तत्व, विद्युत धनात्मक तत्व एलिमेंट्स के दो तरह के डिवीजन होते हैं। और जो ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स होते हैं ये धनायन बनने की प्रवृत्ति रखते हैं, और ये जो विद्युत ऋणात्मक तत्व होते हैं ये ऋणायन बनने की प्रवृत्ति रखते हैं। तो ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स जो हैं इनकी प्रवृत्ति क्या होती है, ये धनायन बनाते हैं, धनायन बनाते हैं, ये धनायन बनाते हैं, धनायन बनने की प्रवृत्ति रखते हैं, धनायन बनाते हैं। और ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स जो हैं ये ऋणायन का फॉर्मेशन करते हैं, ऋणायन बनाते हैं, ऋणायन बनाते हैं। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स धनायन का फॉर्मेशन करते हैं, और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स जो होते हैं वो ऋणायन का फॉर्मेशन करते हैं। ये पॉजिटिव रेडिकल बनाते हैं, धनात्मक मूलक बनाते हैं, ये नेगेटिव रेडिकल बनाते हैं, नेगेटिव मूलक बनाते हैं। जैसे ये सोना का जो धनात्मक मूलक आपका होगा Au+, चांदी का Ag+, कापर का Cu+1 या Cu+2, और पारे का इस तरह से मरकरी का Hg+1 या ये बना सकता है Hg+2, और प्लेटिनम का Pt+2 या Pt+4। इसी तरह से जो विद्युत ऋणात्मक तत्व है ये ऋणायन बनने की प्रवृत्ति रखते हैं। ऋणायन कैसे बनाएंगे, जैसे हाइड्रोजन है ये अपना H-1, कापर आपका C-4, ऑक्सीजन जो आपका है O-2, नाइट्रोजन आपका N-3, फास्फोरस P-3, सल्फर S-2 और क्लोरीन Cl-1। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि जितने भी प्रकृति में तत्व पाए जाते हैं, एलिमेंट्स पाए जाते हैं, उनका विभाजन हम लोग दो तरह से कर सकते हैं। दो तरह का इनका क्लासिफिकेशन हो सकता है। एक क्लासिफिकेशन होगा इनको इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स के रूप में, विद्युत धनात्मक तत्व के रूप में। एक क्लासिफिकेशन होगा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के रूप में, विद्युत ऋणात्मक तत्व के रूप में। और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स जो हैं इनके कुछ एग्जाम्पल आपने लिखा, जैसे सोना है आरम, चांदी है अर्जेंटम, कापर है, मरकरी है, प्लेटिनम है। अब विद्युत ऋणात्मक तत्व में आपने लिखा हाइड्रोजन है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, सल्फर है और क्लोरीन है। अब जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स होंगे विद्युत धनात्मक तत्व होंगे, धनात्मक है इसका मतलब धनायन बनाएंगे, ये धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, धनायन बनाते हैं। और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स जो होते हैं ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, ऋणायन बनाते हैं। ठीक है, इतना नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। मिटाते हैं इसको बेटा। अब हम लोग देखते हैं कि हम लोगों ने देखा कि जो ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स थे, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स धनायन बना रहे थे। तो धनायन जो बना रहे थे
तो धनायन बनाने का मतलब जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स थे, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स जो हमारे थे, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स जो थे ये धनायन बना रहे थे। इसका मतलब सामान्य अभिक्रियाओं में धनायन बनने का मतलब जो इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है, जो इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा वही पॉजिटिव रेडिकल बनाएगा, वही धनायन बनाएगा। तो ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स जो थे, विद्युत धनात्मक तत्व जो थे, ये धनायन बनाते थे। इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहे थे। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स जो होंगे ये सामान्य अभिक्रियाओं में, सामान्य अभिक्रियाओं में सामान्य अभिक्रियाओं में इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स जो हैं ये इन तत्वों के परमाणु जो हैं, इन तत्वों के परमाणु इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं, इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं, त्याग करते हैं, धनायन बनने की प्रवृत्ति रखते हैं। इसका मतलब सामान्य अभिक्रियाओं में जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स होंगे इनके परमाणु जो होंगे इलेक्ट्रॉन का त्याग करेंगे। अब इलेक्ट्रॉन का त्याग करेंगे, जैसे सोना था आपका, आपने कहा Au है, तो ये बना क्या रहा था Au+1, मतलब एक इलेक्ट्रॉन का रिलीज किया इसने, एक इलेक्ट्रॉन रिलीज किया तो इसने पॉजिटिव मूलक बना लिया। और इलेक्ट्रॉन रिलीज क्यों करेगा? ये अक्रिय गैस के सदृश संरचना प्राप्त करने के लिए, अक्रिय तत्वों के सदृश संरचना प्राप्त करने के लिए कोई भी एलिमेंट्स के परमाणु अपने बाह्य कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर सकते हैं या उनको गेन कर सकते हैं, जैसे भी उनके पास सुविधा होती है। और चांदी आप देख रहे थे अर्जेंटम, यह भी बना रहा था पॉजिटिव मूलक Ag+1। इसका मतलब इसने भी एक इलेक्ट्रॉन रिलीज किया, तब इस पर एक पॉजिटिव रेडिकल आया। फिर कॉपर को आपने देखा था Cu, अगर ये एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा तो इस पर Cu+1 मूलक बनाएगा, लेकिन अगर ये दो इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा तो इसका जो रेडिकल बनेगा वो Cu+2 बनेगा। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स होंगे ये सामान्य अभिक्रियाओं में इलेक्ट्रॉन को त्याग करेंगे। अब इन्हीं तत्वों को जो सामान्य अभिक्रियाओं में इलेक्ट्रॉन को त्याग करके धनात्मक आयन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, धनात्मक मूलक बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, इन्हीं तत्वों के को हम लोग कहते हैं धातु। तो धातु यही तत्व होते हैं। ये जो तत्व होंगे इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स, तो यही इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स कहलाएंगे मेटल्स। इन्हीं इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स को हम लोग कहेंगे, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स जो होंगे, पॉजिटिव एलिमेंट्स जो होंगे इन्हीं को हम लोग कहेंगे मेटल धातु, मेटल, या इन्हीं को हम लोग कहेंगे धातु। ठीक है। अब धातु की परिभाषा हम लोग लिख सकते हैं। धातु की परिभाषा में यही लिख देंगे कि सामान्य अभिक्रियाओं में जिन तत्वों के परमाणु इलेक्ट्रॉन का त्याग करके धनायन बनने की प्रवृत्ति रखते हैं उन्हें धातु कहते हैं। ठीक है, फिर से मैं बोल दे रहा हूं, अगर आपको मेटल की परिभाषा लिखनी हो तो आप लिखेंगे सामान्य अभिक्रियाओं में जिन तत्वों के परमाणु इलेक्ट्रॉन का त्याग करके धनायन बनने की प्रवृत्ति रखते हैं उन्हें धातु कहते हैं। इसी तरह से हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स की बात कर लेते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स में हम लोगों ने देखा था कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स वे होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को ऋणायन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ऋणायन बनाते हैं। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखेंगे। हटा दे बेटा इसको। अब आप मेटल की परिभाषा लिख लीजिएगा। मेटल की परिभाषा हमने बताई आपको। अब हम लोग देखते हैं दूसरा एलिमेंट्स हम लोग जो देखते थे, जिसे हम लोगों ने कहा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स आपने कहा था कि ये ऋणायन बनाते हैं। ऋणायन बनाते हैं, इसका मतलब ऋणायन वही होगा जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। ग्रहण करने का कारण क्या होगा? अक्रिय तत्वों के सदृश से ये संरचना प्राप्त करना चाहेंगे। अब देखें तो इसमें होगा कि वे तत्व सामान्य अभिक्रियाओं में इन तत्वों के परमाणु
इन तत्वों के परमाणु क्योंकि ऋणायन बनाते हैं तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। अब एग्जाम्पल आप देख लेंगे। आपके पास नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन से आप देख रहे थे N-3 ऋणायन बन रहा था आपका, ठीक है। अब यहां से मतलब 3 ऋण चार्ज आया तो 3 इलेक्ट्रॉन इसने लिया होगा, 3 इलेक्ट्रॉन इसने ग्रहण किया। इसी तरह से सल्फर को आप देख रहे थे, सल्फर से जो ऋण मूलक बन रहा था S-2, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन इसने ग्रहण किया, ठीक है। क्लोरीन का आप देखिए, क्लोरीन का आयन बन रहा है Cl-1, इसका मतलब इसने इलेक्ट्रॉन को गेन किया, 1 इलेक्ट्रॉन का गेन किया। तो ये जो तत्व हैं जिन्होंने इलेक्ट्रॉन को गेन किया, ये जो तत्वों के परमाणु हैं जिन्होंने इलेक्ट्रॉन को गेन किया और ऋणायन बनाया, इन्हीं को कहते हैं नॉन मेटल, इन्हीं को कहते हैं अधातु। तो जो ये तत्व हो गए, यही तत्व कहलाए नॉन मेटल या इन्हीं को कहा गया अधातु। अब अधातु की आप परिभाषा लिख सकते हैं। अधातु की परिभाषा यहीं से आप शुरू कीजिए कि सामान्य अभिक्रियाओं में जिन तत्वों के परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनने की प्रवृत्ति रखते हैं, उन्हें अधातु कहते हैं। उन्हें क्या कहेंगे? अधातु कहेंगे। तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स जितने भी आए, सारे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स आपके अधातु आए। अब हम लोगों ने देख लिया, हटा दें इसको। अब हम लोगों ने देख लिया कि हमारे जो एलिमेंट्स थे, एलिमेंट्स 2 तरह से विभाजित थे, एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स और एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स थे ये धनायन बना रहे थे, जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स थे ये ऋणायन बना रहे थे। और जो धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते थे इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स, धनायन तब बनाएंगे जब इलेक्ट्रॉन का त्याग करेंगे। इसका मतलब कि जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स हैं ये सामान्य क्रियाओं में इन तत्वों के परमाणु इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं। तो अब अगर हमको मेटल की परिभाषा लिखनी होगी तो हम लोग बताएंगे कि सामान्य क्रियाओं में जिन तत्वों के परमाणु इलेक्ट्रॉन का त्याग करके धनायन बनने की प्रवृत्ति रखते हैं उसे धातु कहते हैं। इसी तरह हम लोग अधातु या नॉन मेटल की परिभाषा बना सकते हैं। अब हम लोगों ने देखा कि हमारे एलिमेंट्स 2 तरह से विभाजित हो गए। एक को आपने कहा मेटल और एक को कहा आपने नॉन मेटल। तो जितने भी एलिमेंट्स थे वो एलिमेंट्स आपने अब जनरली 2 तरह में विभाजित कर दिया। एक को कहा आपने मेटल और एक को कहा आपने नॉन मेटल। एक को कहा आपने धातु और एक को कहा आपने अधातु। तो जनरली जितने भी एलिमेंट्स हैं, प्रकृति में जितने भी एलिमेंट्स पाए जाते हैं, उनमें से लगभग 80%, कुल तत्वों का लगभग 80% धातु होते हैं। जितने भी प्रकृति में तत्व पाए जा रहे हैं उन तत्वों का लगभग 80% हिस्सा मेटल का होता है और लगभग 20% हिस्सा जो होगा ये अधातु का होगा। इसका मतलब प्रकृति में जो तत्व पाए जाते हैं उसमें धातु की मात्रा बहुत ज्यादा है, अधातु की मात्रा उसके कंपैरिजन में बहुत कम है। लगभग 20% एलिमेंट्स ही अधातु हैं, बाकी जो 80% एलिमेंट्स लगभग पाए जाते हैं वो होते हैं धातु, उनको धातु कहते हैं। ठीक है, आगे आप ये देखें कि जो ये धातु और अधातु है इनमें भी कुछ तत्व ऐसे होते हैं जो दोनों की प्रवृत्ति रखते हैं ना। इसमें आप ऐसे लिखें, इन्हें उपधातु कहते हैं बेटा, उपधातु कहते हैं। तो उपधातु का मतलब होता है कि प्रकृति में कुछ तत्व ऐसे होते हैं जिसमें धातु के भी नेचर पाए जाते हैं और अधातु के नेचर भी पाए जाते हैं। तो प्रकृति में कुछ तत्व ऐसे होते हैं जिन तत्वों में धातु और अधातु, मेटल और नॉन मेटल दोनों के गुण विद्यमान हो, दोनों के गुण होते हैं, वे उपधातु कहलाते हैं। उन्हें क्या कहलाते हैं? उन्हें कहते हैं उपधातु। तो उपधातु भी होते हैं कि मतलब कुछ तत्व ऐसे होते हैं जिनमें मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी पाई जाती है, जिन्हें उपधातु कहते हैं। नोट कीजिए,
फिर इसका एग्जाम्पल देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसके एग्जाम्पल देख लीजिए। इसके एग्जाम्पल है आपके आर्सेनिक। आर्सेनिक एग्जाम्पल है इसका, उपधातु का। एएस इसका सिंबल है। दूसरा इसका एग्जाम्पल जो है वो है एंटिमनी। एंटीमनी, एंटिमनी इसका एग्जाम्पल है बेटा। ठीक है, इसका जो सिंबल होता है वो होता है एसबी। एसबी इसका सिंबल होता है। ठीक है, नोट कर लें। जो आपका ये आर्सेनिक है, इसका परमाणु क्रमांक जो होता है एटॉमिक नंबर 31, और जो आपका ये एंटिमनी है, ये देखिए लैटिन नाम होता है इसका स्टीबियम। इसका लैटिन नाम, इसका एंटिमनी का जो लैटिन नाम होता है बेटा, लैटिन नाम स्टीबियम। स्टीबियम, तो इस स्टीबियम से इसका ये सिंबल मिला है एसबी। ठीक है, ना कि एंटिमनी से मिला है। एंटिमनी इसका जनरल नाम है, लेकिन इसका लैटिन नाम है स्टीबियम, तो स्टीबियम से इसको एसबी सिंबल मिला है। इसका एटॉमिक नंबर जो होता है वो 51 है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा एलिमेंट्स हमारे 3 तरह के हो गए। एक को हमने कहा मेटल, एक को कहा नॉन मेटल, और कुछ तत्व ऐसे हो गए, कुछ एलिमेंट्स हमारे ऐसे हो गए जो दोनों तरह का बिहेवियर रख रहे थे, जो एलिमेंट्स भी थे और नॉन एलिमेंट्स भी थे, दोनों का बिहेवियर रख रहे थे। तो इन्हें हम लोगों ने कहा उपधातु। इसके एग्जाम्पल हम लोगों ने आर्सेनिक और एंटिमनी का दिया। आर्सेनिक एएस सिंबल है इसका। ठीक है, और 31 इसका एटॉमिक नंबर है, परमाणु क्रमांक है। एंटिमनी एसबी इसका सिंबल है, और 51 इसका परमाणु क्रमांक है। जो एंटिमनी है इसका लैटिन नाम स्टीबियम से आया है इसका सिंबल। ठीक है, अब हम लोग धातु, अधातु, उपधातु को पढ़ लिए। अब हम लोग इनकी जनरल फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। धातुओं की हम लोग, मेटल्स की जनरल फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं। जनरली उसकी उल्टी नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी होगी। ठीक है, नोट करें, आगे चलते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि धातु जो हम लोगों ने पढ़ा मेटल, इसकी जनरल फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होगी, सामान्य भौतिक गुण क्या होंगे धातुओं के। ठीक है, जनरल फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ, जनरल फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ, प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, धातुओं के सामान्य भौतिक गुण। ठीक है, धातुओं के सामान्य भौतिक गुण की बात हम लोग करने वाले हैं। धातुओं के सामान्य भौतिक गुण की बात करने वाले हैं। तो पहली जो धातु का पहला गुण होता है कि जनरली सारी धातुएं जो होती हैं वो ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। पहला जो इसका गुण होता है कि सामान्यतः सभी धातुएं ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। अवस्था में पाई जाती हैं। ठीक है, लेकिन इसमें एक अपवाद है। वह अपवाद है आपका मरकरी। इसका जो अपवाद है वो अपवाद है बेटा मरकरी, पारा जिसे कहते हैं। इसका सिंबल होता है Hg। ये ऐसी धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। सामान्यतः सभी धातुएं जो होंगी वो ठोस अवस्था में पाई जाएंगी, लेकिन एक इसका अपवाद है, एक इसका एक्सेप्शन है मरकरी, जो आपकी लिक्विड फेज में पाई जाएगी, द्रव अवस्था में पाई जाती है। और एक अधातु भी है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, ब्रोमीन। अगर अधातु में आपसे कहा जाए तो ब्रोमीन। ब्रोमीन अधातुएं जो होंगी वो ठोस अवस्था में और गैस अवस्था में पाई जाएंगी। ठीक है, तो अधातुएं जो हैं वो ठोस अवस्था में पाई जाएंगी या गैस अवस्था में पाई जाएंगी, लेकिन एक अधातु ऐसी है ब्रोमीन जो द्रव अवस्था में पाई जाएगी। ठीक है,
तो जो धातु होती हैं, धातुएं सामान्यतः सभी धातुएं ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। केवल एक अपवाद है इसका, मरकरी, जो लिक्विड फेज में पाया जाता है, जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। अधातुओं में क्या होता है कि अधातुएं ठोस अवस्था में पाई जाती हैं और गैस अवस्था में पाई जाती हैं। लेकिन एक अधातु ऐसी है जो लिक्विड फेज में पाई जाती है, ब्रोमीन। ब्रोमीन अधातु है जो लिक्विड फेज में पाई जाती है, और पारा धातु है जो लिक्विड फेज में पाई जाती है, द्रव अवस्था में पाई जाती है। अब दूसरा भौतिक गुण जो इनका देखते हैं वो हम लोग ये देखते हैं कि जो धातुएं होती हैं, धातुओं में अपनी मेटालिक लस्टर होती है, धात्विक चमक होती है। धातुओं में अपनी विशेष धात्विक चमक होती है, अपनी विशेष धात्विक चमक होती है, धात्विक चमक होती है, चमक होती है। जैसे देखिए, चमक से आप पहचान लेते हैं, जैसे कुछ धातुएं, जैसे सोना है। अब सोने का जो चमक होती है वो आपको मालूम है, आपको पारे की चमक मालूम है, आपको जस्ते की चमक मालूम है, आपको चांदी की चमक मालूम है, आपको लोहे की चमक मालूम है, आपको कॉपर की चमक मालूम है, तांबे की चमक मालूम है। तो सभी धातुएं अपनी विशेष चमक रखती हैं। और अधातुओं में अधातुएं चमक नहीं रखती हैं, लेकिन कुछ अधातुएं ऐसी हैं जिनमें चमक पाई जाती हैं। तो देखिए, कुछ अधातु भी हैं जिनमें चमक पाई जाती है। वो अधातु कौन है बेटा? जैसे आपकी डायमंड है ना। डायमंड मतलब हीरा। हीरा अधातु है, अधातुओं में अपनी चमक नहीं होती है, लेकिन हीरा अधातु है जिसकी चमक होती है। तो डायमंड जो हीरा है इसकी चमक होती है। ग्रेफाइट, ग्रेफाइट ग्रेफाइट भी अधातु है लेकिन इसकी अपनी चमक होती है। और आपका आयोडीन, आयोडीन आयोडीन भी अधातु है लेकिन इसकी भी अपनी चमक होती है। तो अधातुओं में हम लोग ये बताते हैं कि अधातुओं की अपनी चमक नहीं होती, विशेष चमक नहीं होती है, लेकिन कुछ अधातुएं ऐसी होती हैं जो चमकशील होती है, जिनमें चमक अपनी होती है, जिसमें डायमंड है, हीरा है। हीरा में चमक होगी, वो भी अधातु है। ग्रेफाइट है, उसमें भी चमक होगी, वह भी अधातु है। और आयोडीन है, आयोडीन भी अधातु है लेकिन उसमें भी अपनी चमक होती है। हीरा और ग्रेफाइट जो होते हैं ये कार्बन के अपरूप होते हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि कार्बन एक से ज्यादा पदार्थ बनाने की प्रवृत्ति रखता है, और एक से ज्यादा जो कार्बन से निर्मित पदार्थ होते हैं उन्हें उनके अपरूप कहलाते हैं। तो हाइड्रो का जो हीरा है वह भी कार्बन का अपरूप है, जो ग्रेफाइट है वह भी कार्बन का अपरूप है। तीसरा जो प्रॉपर्टी इनकी हम लोग पढ़ते हैं वो ये पढ़ते हैं कि धातुओं की अपनी विशेष धात्विक ध्वनि होती है, जिसे सोनोरस कहते हैं, है ना। तो धातुएं जो होती हैं, धातुओं की अपनी विशेष धात्विक ध्वनि होती है, धात्विक ध्वनि होती है, जिसे सोनोरस कहते हैं, सोनोरस होती है। ठीक है। कभी कभी आपसे पूछा जाता है कि सोनोरस क्या होता है, तो आप कहेंगे कि धातुओं की अपनी जो ध्वनि होती है, हर धातु की अपनी ध्वनि होती है। जैसे सिक्के की खनक है, और आपका सीसा धातु है तो सीसा जब टूटता है तो उसकी अपनी ध्वनि होती है। अब लोहे का सरफेस पे आप टिन टिन करें तो लोहे की अपनी ध्वनि होगी। ठीक है। उसी तरह से हर धातु की अपनी विशेष धात्विक ध्वनि होती है। जो धातुओं की विशेष धात्विक ध्वनि होती है इसी को कहते हैं सोनोरस। ठीक है। अगली जो फिजिकल प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ते हैं वो फिजिकल प्रॉपर्टी ये है कि धातुएं जो होंगी वो ऊष्मा और विद्युत की गुड कंडक्टर होती है, ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होती हैं। ठीक है। गुड कंडक्टर होती हैं धातुएं जनरली। ठीक है। तो धातुएं जो है आपकी, धातुएं जो है ये ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होती हैं, विद्युत की सुचालक होती हैं, ये सुचालक होती हैं, गुड कंडक्टर होती हैं भाई। तो धातुएं जो हैं गुड कंडक्टर हैं। गुड कंडक्टर हैं कि मतलब जिसमें से हीट हो जाए, जो गर्म हो जाए, और जिसमें से विद्युत धारा प्रवाहित हो जाए तो उसे हम लोग कहते हैं गुड कंडक्टर। ठीक है। तो धातुएं ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होती हैं, लेकिन कुछ धातुएं ऐसी हैं जो बैड कंडक्टर होती हैं। तो इसमें अपवाद है, जैसे आपका मरकरी है, मरकरी अपवाद में है इसके।
मरकरी के अलावा आपका शीशा है, ठीक है, लेड, यह भी अपवाद में है। तो इसमें अपवाद में जो बैड कंडक्टर में धातुएं आती हैं वो अपवाद में आपका है लेड और मरकरी, ये बैड कंडक्टर में आती है, गुड कंडक्टर नहीं है, उतनी अच्छी कंडक्टर नहीं है जितना सब धातुएं होती हैं बैड कंडक्टर पाई जाती हैं, ठीक है। तो ये 4 प्रॉपर्टी अभी हम लोगों ने पढ़ा। आगे हम लोग 5वीं प्रॉपर्टी देखते हैं। तो 5वीं प्रॉपर्टी में हम लोग ये देखते हैं कि जो धातुएं होती हैं, धातुओं में तन्यता और आघात वर्धनीयता का गुण पाया जाता है। जो धातुएं होती हैं, इन धातुओं में तन्यता और आघात वर्धनीयता का गुण पाया जाता है, ठीक है। तो 5वीं प्रॉपर्टी जो फिजिकल प्रॉपर्टी हम लोग देखते हैं, हम लोग देखते हैं जो धातुएं हैं हमारी, धातुओं में आघात वर्धनीयता और तन्यता का गुण पाया जाता है। आघात वर्धनीयता का मतलब हम पीट कर उसके आकार को बदल सकते हैं, उसका आकार जो है हम लोग बदल सकते हैं, ठीक है। जैसे चिपटा कर सकते हैं, ठीक है। कोई धातु है, उसको हम लोगों ने पीट दिया तो उसका आकार बदल गया, चिपटा कर दिया हम लोगों ने, इसे आघात वर्धनीयता कहते हैं। और तन्यता का मतलब हम धातु को खींचकर फैला सकते हैं, जैसे तार बना सकते हैं, इसे तन्यता बोलते हैं। तो जो धातुएं होती हैं उनमें आघात वर्धनीयता और तन्यता का गुण पाया जाता है, ठीक है। अब अगला हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टी देखते हैं। ढेर सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज हम लोग देखते हैं। और फिजिकल प्रॉपर्टी देख लेते हैं 6वीं फिजिकल प्रॉपर्टी। तो 6वीं फिजिकल प्रॉपर्टी में देखते हैं कि जो धातुएं होती हैं, धातुओं का जनरली घनत्व और गलनांक बहुत उच्च होता है। धातुओं का जो घनत्व और गलनांक होता है वो उच्च होता है। धातुओं की डेंसिटी और मेल्टिंग पॉइंट, धातुओं का घनत्व, डेंसिटी और गलनांक सामान्यतः उच्च होता है, सामान्यतः हाई होता है, उच्च होता है। लेकिन इसमें भी अपवाद होता है। इसमें भी कुछ धातुएं ऐसी हैं जिनका घनत्व और गलनांक दोनों उच्च नहीं होते हैं, ठीक है। अब देखिए घनत्व और गलनांक में एग्जाम्पल, जो अपवाद हम लोग देखते हैं, इसमें अपवाद में देख लीजिए। तो 3 धातुएं एक साथ ले लेते हैं हम लोग, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। ये बड़ी सॉफ्ट होती हैं। जनरली सारी धातुएं हार्ड होती हैं, लेकिन ये जो होती हैं ये सॉफ्ट होती हैं, है ना। ये सॉफ्ट मेटल है, ठीक है। ये हार्ड नहीं है, कठोर नहीं होती हैं। ये मुलायम धातुएं हैं, ये मुलायम होती हैं। इनका घनत्व और गलनांक भी कम होता है और ये मुलायम होती है। इन्हें चाकू से काटा जा सकता है। इन्हें जो हो सकता है, इतनी सॉफ्ट होती हैं कि इन्हें हम लोग चाकू से काट सकते हैं, चाकू से काटा जा सकता है। नोट कीजिए, इन्हें चाकू से काटा जा सकता है। और गैलियम और सीजियम, गैलियम एक धातु है और सीजियम, इनके गलनांक बहुत कम होते हैं। इन्हें हाथ पर रखने पर ये पसीजने लगते हैं, ये पिघल जाते हैं। इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है, इनके गलनांक बहुत कम होते हैं, गलनांक बहुत कम होते हैं, गलनांक बहुत कम होता है, इनका कम होता है। और हथेली पे रखने पे ये पिघल जाते हैं, ठीक है। जो ये सीजियम है, इसका गलनांक होता है 28.5 डिग्री सेल्सियस। जो सीजियम है, इसका गलनांक आपका है 28.5 सेल्सियस। और जो आपका ये है आपका गैलियम, इसका है 29.7 डिग्री सेल्सियस, 29.7 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो इसके गलनांक बहुत कम होते हैं। ये जो दोनों हैं, इनके गलनांक बहुत कम होते हैं। गैलियम जो है,
इसका परमाणु क्रमांक मेरे ख्याल से एटॉमिक नंबर 33 है, इसका 55 है, नहीं सॉरी 31 है, इसका 31 है एटॉमिक नंबर और इसका एटॉमिक नंबर है 55। इस तरह से हम लोगों ने आज मेटल और नॉन मेटल के बारे में बात की कि मेटल क्या होते हैं, नॉन मेटल क्या होते हैं। फिर मेटल्स की हम लोगों ने जनरल फिजिकल प्रॉपर्टी की बात की। हम लोगों ने देखा कि जितने भी प्रकृति में एलिमेंट्स होते हैं सामान्यतः उन्हें हम दो वर्गों में विभाजित करते हैं, दो तरह से डिवीजन करते हैं उनका, एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स और एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स होते हैं उन्हें कहते हैं विद्युत धनात्मक तत्व, और विद्युत धनात्मक तत्व जो होते हैं वो धनायन बनाते हैं। इसका मतलब सामान्य अभिक्रियाओं में इन तत्वों के जो परमाणु होते हैं वो इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं, और जो विद्युत ऋणात्मक तत्व होंगे वो ऋणायन बनाएंगे। इसका मतलब सामान्य अभिक्रियाओं में इन तत्वों के परमाणु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेंगे, और जो ग्रहण करेंगे इलेक्ट्रॉन वो ऋणायन बनाएंगे, और जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करेंगे वो धनायन बनाएंगे। तो जो धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स, इन्हें धातु बोलते हैं, मेटल बोलते हैं, और जो ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं इन्हें अधातु बोलते हैं। ठीक है, अब हम लोगों ने देखा कि जब हम लोगों ने एलिमेंट्स को मेटल और नॉन मेटल में डिवाइड किया, तो मेटल और नॉन मेटल में जब हम लोगों ने डिवाइड किया तो हम लोगों ने कहा प्रकृति में लगभग बहुत ज्यादा जो तत्व मिलते हैं वो मेटल मिलते हैं, और थोड़े से तत्व उसके कंपैरिजन में नॉन मेटल मिलते हैं। आपने कहा कि प्रकृति में जितने तत्व पाए जाते हैं उसमें से लगभग 80% भाग जो होगा वह धातुओं का होता है, और लगभग 20% भाग जो होता है वो अधातुओं का होगा। मेटल और नॉन मेटल के अलावा एक कैटेगरी और होती है, कुछ वो तत्व होते हैं जो दोनों तरह की प्रवृत्ति रखते हैं, जो धातुओं के भी गुण रखते हैं अधातुओं के भी गुण रखते हैं। ऐसे तत्वों को आप उपधातु कहते हैं, मेटलाइट कहते हो। मेटलाइट के आपने दो उदाहरण दिए थे, ठीक है। और आपने इसके बाद कहा कि जब आप जनरल फिजिकल प्रॉपर्टी आप धातुओं के पढ़ते हैं तो आपने 6 प्रॉपर्टी पढ़ी, जिस प्रॉपर्टी को जनरल फिजिकल प्रॉपर्टी हम लोग सामान्यतः इन्हीं प्रॉपर्टी की बात की, उनके अपवादों को भी हम लोगों ने आगे किया। अब आगे के लेक्चर में हम लोग देखेंगे धातुओं के जो केमिकल प्रॉपर्टीज होगी, धातुओं के रासायनिक गुण होंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।